तो मैं आज आपको एक्सैक्टिकम के डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफ़े। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफ़ी हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो जेटिकम है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लेविटाइरेसिटम है और इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो गेट्स फार्मा है। ये 250 mg की टैबलेट है और इसके अंदर 10 टैबलेट्स हैं। ये ज़्यादातर 250 mg में भी आती है, 500 mg में भी आती है और 750 mg में भी आती है। तो चले अब बात कर लेते हैं इसके डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स की। मैं इसका लीफलेट निकाल रहा हूँ। ये आ गया इसका लीफलेट। ये जो दवाई है जेटिकम, ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। यानी क्या मतलब, ये जो है ज़्यादातर जो मिर्गी और जो दौरे पड़ते हैं लोगों को, उसके लिए ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही होती है ये दवाई। इसके अलावा बात करें तो ये और भी बहुत सी थेरेपीज़ में भी यूज़ हो रही थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी। एक तो ये अपने उसके सीजर्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, एपिलेप्सी के अंदर, और इसके अलावा ये पार्शियल ऑनसेट सीजर्स, इसके अलावा मायोक्लोनिक सीजर्स, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी और प्राइमरी जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स एडल्ट्स के अंदर और एडोलसेंट के अंदर। इसके अलावा आइडियोपैथिक जनरलाइज एपिलेप्सी, इन चीज़ों को एज आ उसमें सपोर्टिव थेरेपी भी ये यूज़ हो रही होती है। यानी कि इन शॉर्ट आपको बताएं तो ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। तो चलें अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो ये रहे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें हमारे पास वेरी कॉमन, कॉमन, अनकॉमन और रेयर, ये भी है हमारे पास। वेरी कॉमन यानी कि जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो होते ही होते हैं। कॉमन वही कि जो नॉर्मली होते हैं। अनकॉमन वो जो कॉमनली नहीं होते लेकिन ये भी हो सकते हैं, ठीक है। और रेयर जो कभी कभार हों लेकिन ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वेरी कॉमन जो कि होते ही होते हैं, इसमें नेज़ोफेरिंगाइटिस हो सकता है। यानी कि हमारी जो नेज़ल कैनाल है, जो हमारे फेरेंक्स वगैरह जितने भी हैं, उनके ऊपर इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। यानी नेज़ोफेरिंगाइटिस यानी हमारा जो फेरिंगाइटिस और नेज़ल, यानी कि आप कह लें कि हमारी जो नाली है, सांस की नाली या जो ग़िज़ा की नाली है, उससे इससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा बात की तो सोमनोलेंस उससे हो सकती है, यानी कि नींद बहुत आ सकती है इससे। हेडेक यानी कि सर में दर्द बहुत होता है। जो भी जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने यूज़ की, उन्होंने सब ने यही कंप्लेन करी कि ये जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसको वेरी कॉमन में रखा। अब बात करते हैं कॉमन। इससे एनोरेक्सिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, यानी ये डिप्रेशन भी कॉज कर सकती है, हॉस्टिलिटी भी कर सकती है और एग्रेशन। क्योंकि ये जो दवाई है ये डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, इसलिए ये हॉस्टिलिटी भी कर सकती है। यानी कि जो पेशेंट है वो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट उससे हो सकता है, ठीक है, लड़ाका टाइप, ठीक है, ये इसमें बिहेवियर आता है। एग्जाइटी भी ये कर सकता है, यानी कि पेशेंट जो है इससे ख़ुद परेशान हो सकता है। एग्जाइटी ये हो सकती है। इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती, ठीक। इसके अलावा नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी यानी वही चिड़चिड़ाहट और परेशानी, नर्वस होना। कन्वर्जन हो सकते हैं इससे। बैलेंस डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि चलने में मुश्किल हो, बैलेंसिंग करने में हो, लड़खड़ाना हो, ठीक है। डिजीनेस यानी इससे चक्कर आ सकते हैं। लेथार्जी हो सकती है, यानी इससे थकावट हो सकती है। इसके अलावा ट्रेमर यानी कि कह लें कि जिस तरह हिलना होता है, कि ट्रेमर से मुराद यानी कि आपके कोई भी एक पार्ट है वो इस तरह हिले, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसको हम ट्रेमर कहते हैं, ठीक। इसके अलावा वर्टिगो कर सकता है, ये कफ खांसी हो सकती है इससे। एब्डोमिनल पेन, वर्टिगो ये भी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है आपको मुश्किल होती है सुनने में, ठीक है। पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। डायरिया हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है। डिस्पेप्सिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, रैश हो सकती है और एस्टीनिया यानी कि फैटीग हो सकती है। अब बात कर लें अनकॉमन में। अनकॉमन यानी कि
जो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी हो सकते हैं, इसलिए इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करती है, यानी कि इससे जो है हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो उसकी कमी हो सकती है। ल्यूकोपिनिया यानी कि ल्यूकोसाइट्स की कमी हो सकती है। वेट आपका डिक्रीज़ भी हो सकता है, वेट इंक्रीज़ भी हो सकता है, यानी आपका वज़न बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके अलावा सुसाइड अटैम्प्ट्स और सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि जितनी भी ये जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, क्योंकि ये भी एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो ये जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं ये जो है सुसाइडल थॉट्स कर सकती हैं पेशेंट के अंदर, यानी कि पेशेंट को जो है वो ख़ुदकुशी के जो है वो कह लें कि ख़यालात आ सकते हैं या उसके अंदर ये हो सकते हैं। इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं जो ये ज़्यादातर एपिलेप्सी और इसके ट्रीटमेंट जिनका हो रहा होता है, या जो दूसरे भी कोई ब्रेन डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनके इलाज में उनको बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान दिया जाता है और उनको जो है सुपरविज़न में रखा जाता है कि वो कुछ गलत ना कर लें। ठीक है, इसके अलावा जो है एब्डोमिनल बिहेवियर, इसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकती है। हेलुसिनेशन वो चीज़ें होती हैं जिनका हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं होता और वो सुनाई दें या फिर वो जो है दिखें, जबकि हकीकत में उनका कोई ताल्लुक़ ना हो। तो ये ऐसी चीज़ें भी इससे हो सकती हैं। एंगर हो सकता है, यानी कि गुस्सा बहुत आ सकता है। कन्फ्यूजनल स्टेट हो सकती है। पैनिक अटैक भी हो सकता है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, यानी कि मूड चेंजेस हो सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा एजिटेशन हो सकती है, यानी चिड़चिड़ाहट। एमनेजिया हो सकता है, इससे मेमोरी इम्पेयरमेंट, यानी कि इससे मेमोरी भी इम्पेयर हो सकती है। और एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन और एटैक्स, यानी कि अपने ही मसल्स या अपने ही बॉडी के वर्क पे उनको कंट्रोल नहीं रहता। जैसे हाथ उनका खुद ही हिल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, या वो अपना लेफ़्ट हैंड मूव करना चाह रहे हैं तो उनका कोई और पार्ट मूव कर रहा है या उनसे मूव नहीं किया जा रहा है। एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन, कोई गिलास पकड़ने को बोला तो वो नहीं सही पकड़ पा रहे। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल। पैरेस्थीसिया हो सकता है, डिस्टर्बेंस इन अटेंशन, डायप्लोपिया हो सकता है, विजन ब्लर विजन भी हो सकता है। लिवर फंक्शन टेस्ट अगर कराएं तो उसको भी एबनॉर्मल कर सकता है। ठीक, एलोपेशिया कर सकता है, यानी कि ये बालों का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, ग्रो नहीं करते। एक्जिमा हो सकता है, इससे प्रूराइटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। मसल वीकनेस, यानी पट्टे भी इससे कमज़ोर हो सकते हैं। माइल्गिया, यानी कि मसल्स के अंदर पेन होना, पट्टों के अंदर दर्द होना, और इंजरी भी हो सकती है मसल्स की इसमें। ठीक है, तो ये इसके बड़े ख़तरनाक है। सबसे ज़्यादा जो इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट जिसकी वजह से बोला जाता है कि भाई इसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर या फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट किए बगैर नहीं यूज़ करना, वो यही है कि ये सुसाइडल थॉट्स कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जानलेवा होता है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं रेयर, यानी कि ये रेयर भी वही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये इतने ज़्यादा होते नहीं, लेकिन ये हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये दवाई में एबिलिटी है कि ये कॉज कर सकती है। ठीक है, अगर इसको गलत तरीके से यूज़ करें, ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें, या जो है सेल्फ मेडिकेशन करें, ठीक है, तो उसमें ये दवाई कर सकती है। ठीक है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। पैंक्राइटोपिनिया, जिसके अंदर हमारे तीनों ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, यानी कि वाइट सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, न्यूट्रोपिनिया, यानी कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी कमी कर सकते हैं। ए ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, यानी हमारे ए ग्रैनुलोसाइट जो है उनको कम कर सकता है। ड्रग रिएक्शंस कर सकता है, इजिनोफिलिया। ठीक है, और सिस्टमिक सिम्टम्स कर सकता है, जिसको ड्रेस बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं या आपको इससे एलर्जी है तो आप बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें इसको। ठीक है, क्योंकि ये भी जानलेवा होते हैं। इसके अलावा बात करें तो हेपेटाइटिस कर सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर की सूजिश हो जाना। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, ये भी बड़ा ख़तरनाक है कि आपकी जो सोडियम है उसकी कमी कर देता है, उसको डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा बात करें तो ये कंप्लीटेड सुसाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी बड़ा ख़तरनाक है इसके। ठीक है, थिंकिंग एबनॉर्मल हो सकती है इससे। हेपेटिक फेलियर, इससे लिवर भी फेल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है एक्यूट किडनी इंजरी भी कर सकता है, यानी कि ये आपके गुर्दे को भी इफेक्ट कर सकता है, उसको भी डैमेज करता है। टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस भी कर सकता है। ये एक स्किन का डिसऑर्डर होता है, ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है, ये भी बहुत तकलीफदेह होता है, ये भी एक कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये भी एक स्किन का है, ये भी एक कॉज कर सकती है। इरिथमा मल्टीफॉर्म, ये भी बड़ा ख़तरनाक है, ये भी एक स्किन का जो है कंडीशन होती है, ये भी एक कॉज कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। रैप्डोमायोसिस, यानी कि ये भी हमारे मसल्स को डैमेज करती है। इसके अलावा ये ब्लड
क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ये एक एंजाइम है, इसको भी ये इंक्रीज़ कर देती है। तो ये इसके जो है सारे थे कॉमन, वेरी कॉमन, ठीक है, अनकॉमन और रेयर, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपको डेंजर साइड इफेक्ट्स बता दिए इसके कि सारे, जैसे सुसाइडल थॉट्स बड़े इसके ख़तरनाक हैं। दूसरा ये है हमारे जो लिवर है और किडनी उसको डैमेज करती है, ठीक। इसके अलावा ये जो है पैनिक अटैक, इस तरह और भी जो इतने भी मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताए तो इससे ये कॉज करते हैं, ठीक है। अगर प्रिकॉशंस में बात करें तो इसमें भी ये बता रहे हैं कि रीनल इम्पेयरमेंट में इसको ना दें, एक्यूट किडनी इंजरी में इसको ध्यान से दें, ठीक है। ब्लड सेल काउंट्स को ये कम कर रही होती है। सुसाइड का जैसे आपको बताया कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जिसके अंदर ये लेविट्राइसिटम भी आती है जो कि सुसाइडल थॉट्स कर सकती है, ठीक है। और मूड और बिहेवियर को भी ये चेंज कर सकती है, ठीक है। तो और दूसरा ये भी कि अगर आपको इस दवाई को अचानक से नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उसमें भी फिर मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, वो भी फिर इससे होते हैं, ठीक है। और इससे जो पहले जितनी भी प्रोग्रेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट ये ख़ुद भी कॉज करने लगती है। इसलिए इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ना चाहिए, ठीक। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है कि अगर आप इसको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके यूज़ करेंगे तो वो पूरा आपको एक रेजिमेंट बना के देंगे, पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देंगे, जिसमें इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको दूसरी दवाइयाँ भी दी जाएंगी और आपके हिसाब से, क्योंकि 250 mg है, 500 mg, 750 mg, ठीक है, इस तरह इसके डोजेज हैं, तो उस हिसाब से ही आपको दी जाएगी, ठीक है। और उस हिसाब से टाइम्स के हिसाब से और कि कितने टाइम दिन में कितनी बार लेना है, क्या लेना है, किस तरह लेना है, तो ये आपको पूरा बताएंगे और कौन सी दवाई इसके साथ लेनी है आपने, ठीक है। और आया आपके लिए दवाई बेहतर है भी या नहीं, या आपको कोई दूसरी दवाई दी जाए, तो ये भी प्लान के अंदर होता है, क्योंकि फिजिशियन और फार्मासिस्ट बनाते हैं आपके लिए। अगर आप इसको ख़ुद से ही इस्तेमाल करेंगे या गलत तरीके से यूज़ करेंगे या बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स लाजमन होंगे। बेसिकली आपको ये जो साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद ही यही है कि आप इसको ख़ुद से ना यूज़ करें, ठीक है। आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, ठीक है। और आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बचें, आपको नुकसान ना हो, ठीक है, इसीलिए आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो ये बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट के कंसल्ट किए हुए पे ही इसको यूज़ करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आप अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।